हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आकाश चौधरी और आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी जीकेजीएस विथ एके चौधरी में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से जीकेजीएस गुरुकुल एकेडमी छिंदवाड़ा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू ना हो जाएं तब तक आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इसी निर्णय के उपरांत मैं आकाश चौधरी आप सबको यह ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र पर आज हम चर्चाएं आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंकाल तंत्र को विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे और आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में हम इस वीडियो लेक्चर से संबंधित एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह वीडियो लेक्चर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कंकाल तंत्र पर। हमारा आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, क्या हो सकती कंकाल तंत्र की परिभाषा। तो कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है, कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है जो किसी जीवधारी के शरीर को बांधने का, साधने का या निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है जो किसी जीवधारी के शरीर को बांधने का, साधने का या निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करता है। उस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्लियर है चीजें? अगले पॉइंट के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र के कार्य या इसके वर्ग। क्या होते हैं कंकाल तंत्र के कार्य? तो याद रखिएगा, इसका सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वह होता है ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करना, रक्त के निर्माण में सहायता करना। यह किसका कार्य है आप बताएंगे? हमारे कंकाल तंत्र का कार्य होता है। देखिए, जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव रूप से नहीं पढ़ा है, विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा है, वह यह पूछ सकते हैं कि सर हम तो कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र हड्डियों से बना होता है और फिर यह हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करेगा? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके प्रत्येक डाउट का आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मेरा कार्य है आपके क्वेश्चन को, आपके मन में उत्पन्न हुए क्वेश्चन को दूर करना। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपरी तौर पर समझा देता हूँ। देखिए, समझिए, हमारी अस्थि कुछ इस प्रकार की होती है, बोन्स जो होती है कुछ इस तरह से होती है। अब मैं समझाने के वे में आपको ऊपरी तौर पर समझा रहा हूँ, दिल पे मत लेना अब इसको, है ना। ये हमारी कुछ बोन्स इस तरह की होती है। अब याद रखिएगा, ये जो बोन्स होती है, इस बोन्स के मिड में, यहां पर मध्य में एक खोखला हिस्सा होता है, बिल्कुल खाली हिस्सा होता है। मांसाहारी जो लोग हैं वो बिल्कुल जड़ में पहुंच गए होंगे, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो जो ये खोखला हिस्सा होता है ना, ये जो खोखला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। इसी को हम बोलते हैं अस्थि गुहा, या इंग्लिश में इसे नाम दिया जाता है मैरो कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? मैरो कैविटी। मैरो कैविटी के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर है चीजें? तो मैरो कैविटी के नाम से इसे जानते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो इत्मीनान से सुन लीजिएगा अच्छे से। ये जो खोखला हिस्सा होता है ना, इस खोखले हिस्से में एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। और इस तरल पदार्थ में दो टाइप्स के पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ होते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से लिक्विड पदार्थ होते हैं? पहला होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। क्लियर है चीजें? तो जो ये रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो है ना, ये याद रखिएगा किसका निर्माण करते हैं? तो आप बताएंगे रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यह तरल पदार्थ किसका निर्माण कर रहे हैं? रक्त की कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। उपस्थित कहां पर है? अस्थि के अंदर उपस्थित है। और अस्थि किसका हिस्सा है आप बताएंगे? कंकाल तंत्र का हिस्सा है। तो हमारा पॉइंट
क्लियर हो गया है कि जो हमारा रक्त का निर्माण में सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आप बताएंगे कंकाल तंत्र करता है। क्लियर है चीजें? ठीक, चलिए अब दूसरे कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रक्त का जो दूसरा कार्य होता है वह कार्य होता है जीवधारियों के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करना। कंकाल तंत्र का दूसरा प्रमुख कार्य होता है, आप बताएंगे, जीवधारियों के शरीर को आकृति प्रदान करना। मैं पहले ही आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, जीवधारियों का जो कंकाल तंत्र होता है, वह जीवधारियों के शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। बिना कंकाल तंत्र के किसी भी जीवधारी का एक निश्चित आकार नहीं हो सकता। क्लियर है चीजें? आगे चलकर बात करेंगे इस पर, कुछ एक्सेप्शन केस भी हम देखते हुए चलेंगे। कंकाल तंत्र का तीसरा प्रमुख कार्य क्या है? तीसरा प्रमुख कार्य है कोमल अंगों की रक्षा करना। ठीक, जीवधारियों के शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है, आप बताएंगे, हमारा कंकाल तंत्र करता है। मैं इसको एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। हमारे शरीर का एक कोमल अंग है जिसे हम जानते हैं मस्तिष्क के नाम से। मस्तिष्क या जो ब्रेन है, ब्रेन के चारों ओर याद रखना एक प्रकार का सुरक्षा कवच पाया जाता है। इस सुरक्षा कवच को हम जानते हैं किस नाम से? क्रोनियम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? क्रोनियम के नाम से जानते हैं। और यह क्रोनियम किसका हिस्सा है बताएंगे? कंकाल तंत्र का हिस्सा है। और जो किसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है बताएंगे? हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वह भी किससे प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, बताएंगे, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक और एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आप देख लीजिए कि जो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां होती हैं, वह हमारे कोमल अंग, लंग्स को कहना चाहिए, हृदय को, और कह सकते हैं हम, याद रखना, जो हमारा यकृत है इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है? हमारी रिब्स करती हैं। क्लियर है चीजें? तो यहां पर आप इन तीनों कार्यों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे चलकर हम इन पर बात करने वाले हैं। चौथा कार्य क्या होता है, आप बताएंगे? तो याद रखना, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है इसका चौथा प्रमुख कार्य है वसा का स्टोर करना। वसा को स्टोर करना, वसा को स्टोर करना। तो वसा को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? हमारा, आप बताएंगे, जो हमारा कंकाल तंत्र है वही करता है। यह आपको अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आगे चलकर इस पर विस्तृत रूप से डिस्क्राइब हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा कार्य देख लेते हैं। पांचवा कार्य क्या है, आप बताएंगे? तो कंकाल तंत्र का जो पांचवा प्रमुख कार्य है वह कार्य है खनिज पदार्थों का संग्रह करना। खनिज पदार्थों का संग्रह करना। खनिज पदार्थों का संग्रह करना। तो यह प्रमुख 5 कार्य हैं। इन कार्यों को आप बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, आगे चलकर यह आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो हमने देखे सबसे पहले कंकाल तंत्र की परिभाषा क्या देखे थे हमने? परिभाषा के अंतर्गत हमने यह देखा, कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है जो किसी जीवधारी के शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, उसके शरीर को बांधने का कार्य करता है, साधने का कार्य करता है। इस तंत्र को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसके बाद हमने देखे इसके कार्य के अंतर्गत हमने सबसे पहले कार्य जो देखा है वह है रक्त के निर्माण में सहायता प्रदान करना। तो याद रखिएगा, रक्त के निर्माण में कौन सहायता प्रदान करता है? हम बताएंगे, हमारा जो कंकाल तंत्र है वह जीवधारियों के शरीर को क्या करता है? यह एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वसा को स्टोर करने का कार्य करता है, याद रखिएगा, और यह खनिज पदार्थों का भी संग्रह करता है। तो यह कुछ हमने कार्य देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है यह वास्तव में बनता किससे है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले बार के आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंकाल तंत्र होता है वह किससे बनता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है स्केलेटन टिश्यूज। किससे बनता है? स्केलेटन टिश्यूज से यह बनता है। स्केलेटन टिश्यूज से
किसका निर्माण होता है बताएंगे, हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। आई होप ये चीज़ अगर नहीं भी दिखाई दे रही होगी तो मैं बोल दे रहा हूँ कि याद रखिएगा हमारा जो कंकाल तंत्र होता है ये किससे बनता है, तो आप बताएंगे स्केलेटन टिश्यूज या कंकालीय ऊतकों से यह बनता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा जो कंकाल तंत्र है इस कंकाल तंत्र का कोई वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, और अगर वर्गीकरण किया गया है तो कितने भागों में हमारे कंकाल तंत्र को या जीवधारियों का जो कंकाल तंत्र है इसे बांटा जाता है। तो याद रखिएगा जो जीवधारियों का जो कंकाल तंत्र होता है, समस्त जीवधारियों का जो कंकाल तंत्र होता है, इसे याद रखना उपस्थिति के आधार पर, किस आधार पर आप बताएंगे, उपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में बांटा जाता है, इसके अंतर्गत जो पहला भाग आता है वह आता है एंडोस्केलेटन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं अंतः कंकाल तंत्र, और जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, बाह्य कंकाल तंत्र। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसके हिस्से हैं आप बताएंगे, कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमने यह डिस्कस किया है जो हमारा कंकाल तंत्र है इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। इसका पहला भाग हमने देख लिए एंडोस्केलेटन सिस्टम, अंतः कंकाल तंत्र, और इसका जो दूसरा भाग है उसे हम बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन सिस्टम ये दो पार्ट हैं, आप बताएंगे किसके, कंकाल तंत्र के अंतर्गत। ये हम समस्त जीवधारियों की हम बात कर रहे हैं। अंतः कंकाल तंत्र क्या है, तो अंतः कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है जो जीवधारियों के शरीर के अंदर उपस्थित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंतः कंकाल तंत्र बोलते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र क्या है, तो बाह्य कंकाल तंत्र से तात्पर्य उस तंत्र से होता है जो जीवधारियों के शरीर के बाहर उपस्थित होता है। क्लियर है चीजें। अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत याद रखिएगा दो चीजें आती हैं। पहली आती हैं बोन्स, अस्थि, और दूसरी आती हैं आप बताएंगे उपास्थि। क्या आती हैं आप बताएंगे, उपास्थियां आती हैं। हम इनको बोलते हैं कार्टिलेज और बोन्स। याद रखिएगा हमारी जो अस्थियां हैं इन्हें बोन्स कहा गया है, और जो हमारी उपास्थियां हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं आप बताएंगे, कार्टिलेज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब चर्चा करते हैं बाह्य कंकाल तंत्र की। बाह्य कंकाल तंत्र पर हम चर्चा करें उससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे यह क्वेश्चन पूछते हुए आए हैं कि सर हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र, क्या इससे हमारे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बना है, और अगर क्वेश्चन बने हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो याद रखिएगा अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और बनते हुए आए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, खैर मैं आपको इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से संबंधित, लेकिन यहां पर भी मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाते हुए चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के जो हेयर्स हैं, त्वचा के जो बाल हैं, वह किस कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, मनुष्य के शरीर के जो बाल होते हैं, त्वचा के जो बाल होते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है अंतः कंकाल तंत्र, दूसरा ऑप्शन है बाह्य कंकाल तंत्र, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, नोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए मैं आपको यही बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाह्य कंकाल तंत्र। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद में लग रहा होगा कि सर कहीं हम अपने टॉपिक से हट तो नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपने टॉपिक में ही चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया वह आपकी स्क्रीन पर अब लग चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में यहां से आया था वह इस प्रकार था, मनुष्य के शरीर में जो बाह्य कंकाल तंत्र है उसके एग्जाम्पल को छाटिए, उसके उदाहरण को छाटिए, उसका उदाहरण बताइए, और उसका उदाहरण आपको 4 दिए गए ऑप्शन में से निकालना था। तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया था वह ये रहा, वह था कछुए का जो ऊपरी खोल होता है
वह किस प्रकार के कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। चलें आगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं बाह्य कंकाल तंत्र की। बाह्य कंकाल तंत्र जीवधारियों के शरीर के बाहर उपस्थित होगा। ठीक, जीवधारियों के शरीर के यह बाहर उपस्थित होता है। याद रखिएगा, जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र होता है यह बनता किससे है, तो आप बताएंगे मृत कोशिकाओं से, डेड सेल्स से इसका निर्माण होता है, कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। आई होप क्लियर है चीजें। तो डेड सेल्स से इसका निर्माण होता है। इसके बाद में आप यह जानिए कि विभिन्न जीवधारियों में जो बाह्य कंकाल तंत्र है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। शुरुआत हम करेंगे मनुष्यों से। मनुष्य के शरीर में जो बाह्य कंकाल तंत्र है इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। मनुष्य के शरीर में जो बाह्य कंकाल तंत्र है उसका पहला एग्जाम्पल है त्वचा के बाल, त्वचा के बाल और आपके नाखून। अब मैं यहां पर आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चर्चाएं करते हैं। आपके जो हेयर्स हैं और जो आपके नाखून हैं वह बने किससे हैं, डेड सेल से। है किसका हिस्सा, बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा। इसी वजह से जब आप अपने हेयर्स कटाने जाते हैं, सैलून जाते हैं, तो सैलून में जब आप अपने हेयर्स कटाते हैं तो आपको दर्द का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो याद रखना क्योंकि यह मृत कोशिकाओं से बना है। इस वजह से आपके जो कहती हेयर्स कटाने में आपको कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता। आप जब अपने नाखून काटते हैं तो आपको कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ, बताएंगे डेड सेल से हुआ है। लेकिन 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 कुछ स्टूडेंट यहां पर यह भी पूछेंगे कि सर बाल कटाने में और नाखून कटाने में दर्द का अनुभव तो नहीं होता, लेकिन हेयर्स को जब हम खींचते हैं, जब हम अपने नाखून को खींचने की कोशिश करते हैं, जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर ऐसा क्यों? क्या हमने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा? जी नहीं। याद रखिएगा, मैंने यह कहा था कि जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र होता है यह किसका बना होता है, आप याद रखिएगा मृत कोशिकाओं का, डेड सेल्स का बना होता है। लेकिन याद रखिएगा जहां पर उनका जॉइंट होता है, जहां पर उनका जुड़ाव होता है, वहां पर लिविंग सेल्स मौजूद होती हैं और इन लिविंग सेल्स में प्रेशर पड़ता है जब आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं, आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इस वजह से याद रखिएगा आपको पेन होता है, दर्द का अनुभव होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। खींचने की कोशिश नहीं करना हेयर्स को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किसी अन्य जीवधारी के बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं ले लेता हूं कछुआ। गौर से देखिएगा, कछुआ लिखा गया है, केचुआ नहीं है, नहीं तो आप कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, कछुआ है, कछुआ। तो कछुए के अंदर बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल क्या है, तो कछुए के अंदर जो बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है वह है उसका ऊपरी खोल और याद रखिएगा इसके नाखून। किसके अंतर्गत आते हैं बताएंगे, बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और किसका एग्जाम्पल है बताएंगे, बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है। किससे निर्मित होंगे आप बताएंगे, डेड सेल से यह निर्मित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं शेर, लॉयन। लॉयन के शरीर के जो त्वचा के बाल होंगे, त्वचा के जो बाल होंगे, हेयर्स होंगे, यह किसका हिस्सा है आप बताएंगे, बाहरी कंकाल तंत्र का हिस्सा है। और इसके जो नाखून है यह भी बाहरी कंकाल तंत्र का हिस्सा है। फिर चर्चा कर लेते हैं गाय, काऊ। काऊ के शरीर में जो त्वचा के बाल हैं, त्वचा के बाल हैं, हेयर्स हैं, यह भी किसका हिस्सा है बताएंगे, बाहरी कंकाल तंत्र का हिस्सा है। और याद रखिएगा, किसी ने नाखून तो नहीं देखे तो कहना ठीक, तो याद रखिएगा। और किसी ने देखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर त्वचा के बाल, इसके खुर और याद रखिएगा इसकी सींग किसके हिस्से हैं आप बताएंगे, बाहरी कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए मैं यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको यहीं पर शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, आप इसके बाद में चीज़ों को और अपनी तरफ से बना पाएंगे।
देखिए जो शेर है, शेर क्या है आप बताएंगे, मांसाहारी है। और जितने भी मांसाहारी जीव जो होंगे ना, उनमें नाखून पाए जाएंगे, उनमें याद रखें कि क्या नहीं पाए जाएंगे, खुर नहीं पाई जाती हैं। और जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीवों के अंतर्गत याद रखिएगा, जो शाकाहारी जीव होते हैं इनके अंतर्गत क्या पाए जाएंगे, खुर पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत नाखून नहीं पाए जाएंगे। लेकिन नाखून हो या खुर हो, दोनों बने किसके हैं आप बताएंगे, डेड सेल से बने हैं। और किसके अंतर्गत आते हैं आप बताएंगे, हमारे बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आई होप क्लियर हैं चीजें। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा वर्ग है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग के बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल आते हैं वह कुछ इस प्रकार है। पक्षियों के पंख, पक्षियों के जो पंख हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं आप बताएंगे, बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल है। इनके नाखून, नाखून। और अब कुछ ज्ञानी महात्मा जो मंगल ग्रह से आए हैं वो बोलते हैं कि सर पक्षी तो शाकाहारी, अबे बावले तो कौन से ग्रह से आया है। तो ठीक है, तो याद रखना जो पक्षी है उसमें पंख और नाखून किसके हिस्से हैं बताएंगे, बाहरी कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। और याद रखिएगा इसकी जो चोंच होगी, चोंच होगी, यह भी किसका एग्जाम्पल है आप बताएंगे, बाहरी कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलेंगे किसकी ओर, अंतः कंकाल तंत्र की ओर। और अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे अस्थियों की और बोन्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अस्थि पर, फिर करेंगे उपास्थि पर, यानी कि बोन्स और कार्टिलेज पर। चलिए अब डिस्कशन प्रारंभ करते हैं अंतः कंकाल तंत्र पर। और अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने यह डिस्कस किया है कि जो अंतः कंकाल तंत्र है इसका पहला पार्ट है बोन्स अर्थात अस्थियां, और इसका दूसरा पार्ट है कार्टिलेज अर्थात उपास्थियां। ठीक, अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं किस पर, अस्थियों पर। अस्थियों को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से कुछ इस प्रकार अगर हम बना दें, ठीक इस प्रकार अगर हम बना दें, और अब हम अगर चर्चा करें मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ये देखते हैं कि मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में काफी सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वह है कि वयस्क मनुष्यों में अस्थियों की संख्या बताइए। तो वयस्क मनुष्यों के अंदर अस्थियों की जो संख्या होती है वह होती है 206। कितनी होती है आप बताएंगे, 206 होती है। लेकिन याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या बताइए। ऐसी परिस्थिति में आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 300 प्लस। याद रखिएगा जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कम से कम 300 अस्थियां होंगी और अधिक से अधिक 300 प्लस में चले जाती हैं। ठीक, अब यहां पर यह बात निकल कर आती है कि जो अस्थियों की संख्या हो गई वयस्कों में वह 206 हो गई और नवजात शिशुओं में 300 प्लस हो गई। लेकिन अस्थियां हैं क्या, तो याद रखिएगा जो हमारी अस्थियां होती हैं यह एक प्रकार का क्या है आप बताएंगे, ऊतक। क्या है आप बताएंगे, ऊतक। लेकिन ऊतक किस प्रकार का ऊतक है, तो आप बताएंगे संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है आप बताएंगे, संयोजी ऊतक है। तो जो हमारी अस्थियां होती है ना यह भी एक प्रकार का क्या है आप बताएंगे, ऊतक है। और कौन सा ऊतक है आप बताएंगे, संयोजी ऊतक है। अब यहां पर आप यह जान लीजिए कि एक्चुअली में ऊतक होते क्या है। तो ऊतक याद रखना कुछ नहीं होते, एक ग्रुप ऑफ कहना चाहिए सेल्स होते हैं। यानी जो सेल्स हैं हमारी कोशिका हैं उनका जो समूह होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, अब बताएंगे ऊतक बोल देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर हमारी जो अस्थियां है यह एक प्रकार का ऊतक है तो सीधी सी बात है इनके अंदर क्या होंगी, कोशिकाएं भी होंगी। अब कोशिकाएं होंगी तो इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा जो हमारी अस्थि की कोशिकाएं होती हैं ना, जो अस्थि की कोशिकाएं होती हैं, अस्थि की कोशिकाएं होती हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इनको हम जानते हैं ऑस्ट्रियोसाइट के नाम से। किसके नाम से,
ऑस्ट्रियोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात फिर से निकल कर आती है कि क्या अस्थियों के अंदर केवल ऑस्ट्रियोसाइट ही कोशिका होती है, कोई अन्य कोशिका नहीं होती? तो याद रखना ये सरासर गलत है। ऑस्ट्रियोसाइट के साथ साथ एक और प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? ऑस्ट्रियोक्लास्ट। किसके नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रियोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो पहली हो गई ऑस्ट्रियोसाइट्स और दूसरी कौन सी हो गई? ऑस्ट्रियोक्लास्ट हो गई। क्लियर है मेरी बातें? अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर यह कोशिकाएं हैं तो कुछ ना कुछ कार्य भी करती होंगी, कुछ ना कुछ काम तो करेंगी ना, सीधी सी बात है। तो याद रखना जो हमारी ऑस्ट्रियोसाइट्स होती है ना, यह अस्थियों के निर्माण में सहायता करती है। किसके निर्माण में? अस्थियों के निर्माण में। अस्थियों के निर्माण में कौन सी सहायता करती है बताएंगे? सेल। तो आप बताएंगे ऑस्ट्रियोसाइट है। अब ऑस्ट्रियोक्लास्ट का क्या काम होता है? तो याद रखिएगा यह मरम्मत का कार्य करती है। मरम्मत का कार्य करती है। कैसे? समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि कई बार कुछ बच्चों की, कई बुजुर्गों की या कई लोगों की होता यह है कि दुर्घटनावश क्या होती है, हमारी जो अस्थियां होती हैं वो टूट जाती हैं। मान लीजिए ये कोई दो अस्थियां थी, मान लीजिए कोई एक ये अस्थि थी। अब ये अस्थि क्या हो गई है? टूट गई, ब्रेक हो गई है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स क्या करते हैं? पुनः इनको लाते हैं और जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद ये अपने आप तो ठीक थोड़ी ना होंगी। अब होता यह है कि जहां पर इनको जोड़ा गया है यहां पर हमारी जो ऑस्ट्रियोक्लास्ट होती हैं यह क्रियाएं करती हैं और क्रिया करने के बाद में इन दोनों को जोड़ देती हैं। तो याद रखना जो ऑस्ट्रियोक्लास्ट होती हैं यह मरम्मत का कार्य करती हैं और जो ऑस्ट्रियोसाइट्स होती हैं यह अस्थियों के निर्माण का कार्य करती हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो ऑस्ट्रियोसाइट्स जो कोशिका होती है यह अस्थियों के निर्माण का कार्य करती हैं और ऑस्ट्रियोक्लास्ट जो होती है मरम्मत का कार्य करती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर रुकें और समझें। देखिए जो हमारी अस्थियां हैं, अस्थियां पहले बचपन में छोटी रही होंगी, अब क्या हो गई हैं? बड़ी हो गई हैं। इन्हीं को तो हम क्या बोल रहे हैं? अस्थियों का निर्माण करना कह रहे हैं या विकसित होना कह रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। वह क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारी अस्थि है ना, अस्थि के कोशिका निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया, अस्थियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा जो अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया होती है इसे हम जानते हैं ऑसिफिकेशन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हम बताएंगे ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा वयस्क मनुष्यों में अस्थियों की संख्या कितनी आप बताएंगे? 206। कितनी आप बताएंगे? 206 है। नवजात शिशुओं में कितनी आप बताएंगे? 300 प्लस है। ये क्या है आप बताएंगे? तो आप बताएंगे यह क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यानी कि अस्थियां जो होती हैं ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थियों की जो कोशिकाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं बताएंगे? 2 प्रकार की होती हैं। ऑस्ट्रियोसाइट्स ये क्या काम करती हैं बताएंगे? अस्थियों के निर्माण का कार्य करती हैं। ऑस्ट्रियोक्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं यह अस्थियों के मरम्मत का कार्य करती हैं। क्लियर है मेरी बातें? अब अस्थियों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, अस्थियों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इतनी बातें हो गई क्लियर? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन आगे और बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अस्थि पर, बोन्स पर। अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दूं किसका? बोन्स का, कुछ इस प्रकार। ठीक, अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह एक प्रकार की अस्थि है और अस्थि के मिड में क्या होता है? ये जो मिड वाला हिस्सा होता है ना, ये मिड वाला हिस्सा, ये मिड वाले हिस्से में क्या होता है? बिल्कुल खोखला हिस्सा। क्या होता है? बिल्कुल खोखला हिस्सा होता है। और इस खोखले जो हिस्सा होता है, इस खोखले हिस्से को हम क्या नाम देते हैं आप बताएंगे? इस खोखले हिस्से को हम नाम देते हैं अस्थि गुहा। अस्थि गुहा, इसे नाम हम देते हैं मज्जा गुहा। इसे ही नाम दिया जाता है मज्जा गुहा। और इसी को हम नाम देते हैं मैरो कैविटी। क्या देते हैं हम इसे? मैरो कैविटी के नाम से हम इसे जानते हैं। कैविटी के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें? अब याद रखिएगा जो हमारी अस्थियां होती हैं यह अस्थियों की जो ऊपरी लेयर है, ये जो है ये क्या है? अब बताएंगे ऊपरी लेयर है। अब ऊपरी लेयर के बाद में अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा आप
कि होता ये है कि जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं हार्वेंसियल नाल। क्या बोलते हैं हम इसे? हार्वेंसियल नाल। मनुष्यों की अस्थियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बताएंगे? हार्वेंसियल नाल का पाया जाना। तो याद रखना, अस्थियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी विशेषता आप बताएंगे हार्वेंसियल नाल का होना। हार्वेंशियल नाल का पाया जाना, हार्वेंशियल नाल का पाया जाना। क्लियर है मेरी बातें? अब इसके बाद में आगे बढ़िए और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो ये खोखला हिस्सा होता है ना, इसको हमने क्या बोल दिए? मैरो कैविटी। और इस मैरो कैविटी के अंदर क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ पाया जाता है। एक प्रकार का यहाँ पर तरल पदार्थ पाया जाता है। और इस तरल पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं? आप बताएंगे। इस तरल पदार्थ को हम नाम देते हैं अस्थि मज्जा। क्या नाम देते हैं? अस्थि मज्जा हम इसे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अस्थि मज्जा नाम देते हैं। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्या बोलते हैं बताएंगे? बोन मैरो नाम देते हैं इसे। तो इसे देते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो हो गया। क्लियर है मेरी बातें? तो मैंने कहा जो हमारी अस्थि होती है, अस्थि के मिड में एक खोखला हिस्सा होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैरो कैविटी के नाम से जानते हैं। मैरो कैविटी में एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। इसको हम किसके नाम जानते हैं? अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। और जो अस्थि मज्जा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसे? बोन मैरो। अब याद रखिएगा, ये जो बोन मैरो होता है ना, ये बोन मैरो टू टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो हमारा बोन मैरो होता है, यह बोन मैरो दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अब ये बोन मैरो दो प्रकार का कौन कौन से प्रकार का होता है? तो जो हमारा अस्थि मज्जा होता है, यह दो प्रकार का होता है। आप बताएंगे पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है रेड बोन मैरो। क्या होता है? रेड बोन मैरो। और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। क्लियर है मेरी बातें? तो मैंने पहला कहा कि ये क्या हो गया? पहला हिस्सा क्या हो गया? रेड बोन मैरो। और दूसरा हो गया येलो बोन मैरो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अस्थि में कहां पर होता है? ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में क्या होता है आप बताइएगा? इस हिस्से में क्या होता है? तो इस हिस्से में होता है येलो रेड बोन मैरो। कौन सा होता है? रेड बोन मैरो होता है। और मिड में क्या होता है बताएंगे? जो मिड वाला हिस्सा है, ये जो मिड वाला हिस्सा है, इस मिड वाले हिस्से में क्या होता है आप बताइएगा? इस मिड वाले हिस्से में होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है? येलो बोन मैरो। तो फिर से समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको यह बताया कि जो अस्थि गुहा होती है, जो हमारी मैरो कैविटी होती है, खोखला हिस्सा होता है, इस खोखले हिस्से के ऊपरी साइड में, इस खोखले हिस्से के जो ऊपरी साइड और जो निचला साइड होता है, इस वाली साइड में क्या होता है आप बताएंगे? रेड बोन मैरो। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो। यहाँ पर होता है बताएंगे रेड बोन मैरो। लेकिन जो मिड वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है बताएंगे? येलो बोन मैरो होता है। अब याद रखिएगा, जो हमारा रेड बोन मैरो है ना, ये क्या काम करता है? तो जो हमारा रेड बोन मैरो होता है, यह काम करता है किसका? आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण कार्य करता है। तो आरबीसी क्या है आप बताएंगे? रक्त की कोशिका। क्या है बताएंगे? रक्त की कोशिका। तो रक्त की कोशिकाओं के निर्माण में कौन सहायता कर रहा है? हमारा रेड बोन मैरो। कौन कर रहा है? रेड बोन मैरो, अर्थात अस्थि मज्जा कर रहा है। क्लियर है मेरी बातें? इसके बाद में आप देखिए कि जो हमारा येलो बोन मैरो है ना, येलो बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो क्या काम करता है बताएंगे? डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स का निर्माण करता है। और साथ में याद रखिएगा, ये वसा का संचय, किसका संचय करता है बताएंगे? वसा का संचय। तो याद रखना, हमारा जो येलो बोन मैरो होता है, यह वसा का संचय कार्य करता है, संचय करने का कार्य। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो येलो बोन मैरो ये क्या काम कर रहा है बताएंगे? वसा का संचय का काम कर रहा है। अब येलो बोन मैरो के अंदर वसा के संचय का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे एक प्रकार के ऊतक होते हैं। इन ऊतकों का नाम है एडिपोस। क्या नाम है बताएंगे? एडिपोस। तो ये एडिपोस क्या होते हैं? एक प्रकार के ऊतक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे येलो बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर? येलो बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है मेरी बातें? अब ये जो येलो बोन मैरो के अंदर एडिपोस ऊतक पाए जा रहे हैं, यह क्या काम कर रहे हैं? वसा का संचय कर रहे हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वसीय ऊतक। क्या बोलते हैं हम इन्हें? वसीय ऊतक के नाम से जानते हैं। तो वसीय ऊतक क्या है आप बताएंगे? एडिपोस। क्या है आप बताएंगे? एडिपोस। तो एडिपोस को हमने क्या बोल दिए हैं? वसीय ऊतक बोल दिए हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं किस पर? कार्टिलेज। किस पे बात करेंगे? कार्टिलेज पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज पर चर्चाएं करना।
देखिए अब हम चर्चा करना चाह रहे हैं हमारे अंतःकंकाल तंत्र का दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है कार्टिलेज अर्थात उपास्थ्या। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज अर्थात उपास्थ्या। तो याद रखना, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज या उपास्थ्या। देखिए समझिए, जो कार्टिलेज या उपास्थ्या होती हैं, यह जो होती हैं, यह अस्थियों की तुलना में थोड़ी सी नर्म होती हैं, लचीली होती हैं। कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं? तो याद रखिए, जो हमारे कान की हड्डियां होती हैं, कान की अस्थियां होती हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? उपास्थ्या बोल सकते हैं। हमारे जो नोज की हड्डियां होती हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? उपास्थ्या या कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, जो हमारी कार्टिलेज होती हैं वह कुछ इस तरह की होती हैं। देखिए समझिए, यह एक हड्डी हो गई, और यह दूसरी अस्थि हो गई। ठीक, यह एक अस्थि है और यह दूसरी अस्थि है। ठीक, देखिए ये दो अस्थियां हैं, दो विभिन्न प्रकार की अस्थियां हैं, और इन अस्थियों के बीच में यहां पर एक प्रकार क्या पाया जाता है? अब बताएंगे। एक प्रकार कहना चाहिए क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। अब जो ये उपास्थियां होती है ना, इनकी आकृति देख लीजिए कि किस प्रकार से बनती है। ये जो उपास्थियां होती हैं, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होती हैं? अब बताएंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में होती हैं। कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक, अब ये कुछ इस फॉर्म में होती हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक, अब याद रखिएगा, ये जो मैट्रिक्स होते हैं, इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। और मैट्रिक्स के अंदर याद रखिएगा, ये जो आपको थैलीनुमा व्हाइट कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यह होती है एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। इस थैलीनुमा संरचना को हम जानते हैं किसके नाम से? लैकुनी। किसके नाम से जानते हैं? लैकुनी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। लैकुनी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर आप यह समझिए कि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि मैट्रिक्स की संरचना किस में पाई जाती है। तो आप बताएंगे, ऑप्शन होगा अस्थि या उपास्थि, तो आप लगाएंगे क्या आंसर लगाएंगे? आप उपास्थि लगाएंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लैकुनी की संरचना पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? अस्थियों में या उपास्थियों में? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? आप बताएंगे जो उपास्थियां होती हैं इनमें पाई जाती हैं। क्लियर है मेरी बात है? अब समझिएगा, अस्थियों में मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं अस्थियों और उपास्थियों के बीच में। ये अस्थि है और ये उपास्थि है, कार्टिलेज है। ठीक, अब समझिएगा, जो अस्थि हैं और उपास्थि हैं, अस्थि के अंदर याद रखिएगा एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रकार का प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का नाम क्या है? ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। अस्थियों के अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम क्या है? बताएंगे, ओसीन प्रोटीन। क्या है? बताएंगे, ओसीन प्रोटीन। अब ये ओसीन प्रोटीन कार्य क्या करता है? तो याद रखना, यह अस्थियों को, बोन्स को याद रखना, मजबूत करने का कार्य करता है। क्या करता है? मजबूत करने का कार्य करता है। तो अस्थियों के अंदर ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या काम करता है? बताएंगे, अस्थियों को मजबूत करने का कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारी उपास्थियां होती है ना, उपास्थियों के अंतर्गत भी क्या पाया जाता है? अब बताएंगे, ओसीन प्रोटीन ही पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ओसीन प्रोटीन है, यह अस्थियों में, बोन्स में कितने परसेंट होता है? तो लगभग याद रखना 32%। कितने परसेंट होता है? 32% होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारी उपास्थियां होती हैं, उपास्थियों के अंदर, कार्टिलेज के अंतर्गत याद रखना, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 68। कितना हो जाता है? 68% हो जाता है। इसके बाद में आप यह याद रखिए कि जो हमारी अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर याद रखना और कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखना, इनके अंदर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम
पाया जाता है। और ये कितने परसेंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे 60%। कितने परसेंट पाया जाता है, 60% पाया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन यह उत्पन्न होता है कि जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्थियों में उपस्थित है, यह अस्थियों में क्या काम कर रहा है, तो यह अस्थियों के अंदर याद रखना कठोरता देता है। क्या देता है बताएंगे, कठोरता प्रदान करता है। तो अस्थियों में कठोरता के लिए क्या उत्तरदायी है, आप बताएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम उत्तरदायी है। लेकिन मजबूती के लिए क्या उत्तरदायी है, आप बताएंगे ओसिन प्रोटीन। क्या उत्तरदायी है, ओसिन प्रोटीन उत्तरदायी है। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, 2 मिनट के अंदर समझाता हूं। देखिए, अब जो उपास्थि है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंतर्गत ओसिन प्रोटीन क्या हो गया, सीधी सी बात है, क्या हो गया, बढ़ गया। ओसिन प्रोटीन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ओसिन प्रोटीन जो था वो मजबूती के लिए उत्तरदायी था। किसके लिए उत्तरदायी था, मजबूती के लिए उत्तरदायी था। मजबूती के लिए उत्तरदायी था। तो अगर दोनों का कंपैरिजन हम करें तो दोनों में से मजबूत क्या हो गई है, हमारी उपास्थियां। क्या हो गई है, हमारी उपास्थियां। लेकिन याद रखना जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा है, यह याद रखना किसके अंतर्गत हम बात करेंगे, जो हमारा उपास्थियां हैं, कार्टिलेज है, इसके अंतर्गत क्या हो जाती हैं, बिल्कुल न्यून हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें नहीं पाई जाएगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा उपास्थि में नहीं पाई जाती है। अब समझिए इस बात को, आपके हाथों की अस्थियां हैं, ये हड्डियां हैं, ठीक है, बोन्स हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा कम है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, इसलिए कठोर है लेकिन मजबूत नहीं है। अगर इनमें हथौड़ा मारेंगे तो आप टूट जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है मेरी बातें। लेकिन जो आपकी कान की हड्डी है, जो आपकी कान की हड्डी है, ये क्या है, यहाँ पर क्या उपस्थित, आप बताएंगे क्या उपस्थित है, यहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित है। कार्टिलेज उपस्थित है। अब ये कार्टिलेज जो उपस्थित है, इसमें ओसिन प्रोटीन की मात्रा अधिक है, इसलिए ये क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। यहाँ पर आप हथौड़ा मारें या फिर कुछ ऐसा चीज लग जाए तो ऐसी स्थिति में ये टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि याद रखना इसमें ओसिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है। क्लियर है मेरी बातें। जो कान की हड्डियां होती हैं, याद रखना, वो बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन टूटती नहीं। अब कुछ ज्यादा ही आप खुरापात करेंगे तब तो टूट ही जाना है ना, सीधी सी बात है। तो याद रखना ये दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होता है। क्लियर है इतनी बातें। अब हम चल रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के इंटरवल की ओर। बिल्कुल शानदार चीजें इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर कौन सी अस्थियां कहां पर होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं। और जो अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे ना कि वयस्क मनुष्यों के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, वो 206 अस्थियां अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बातें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मानव के अंदर या वयस्क मनुष्य के अंदर जो 206 हड्डियां होती हैं वो कहां कहां पाई जाती हैं। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं मानव कंकाल तंत्र की। किसकी कर रहे हैं, मानव कंकाल तंत्र की, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र की। ठीक, याद रखिएगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो मानव कंकाल तंत्र होता है इसके अंतर्गत 206 हड्डियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं, आप बताएंगे, 206 हड्डियां होती हैं। अब याद रखिएगा इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम जानते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। याद रखिएगा इनके हिंदी वर्ड है, इसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं इसे, अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे, उपांगीय कंकाल तंत्र। किसके नाम से जानते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यह हो गया उपांगीय कंकाल तंत्र और यह हो गया अक्षीय कंकाल तंत्र। यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत अस्थियों की संख्या बताइए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, इसके अंतर्गत अस्थियों की संख्या बताइए। तो याद रखिएगा जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, इसके अंतर्गत अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे 80। कितनी होती है, 80। और जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत जो अस्थियों की
संख्या होती है कितनी होती है 126। दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको आंसर क्या मिल जाएगा 206 मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बातें। इसके बाद में हम यह डिस्कस करना चाहते हैं कि जो अक्षी कंकाल तंत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी अस्थियां आती हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एनिमेशन लगा रहा हूं, कुछ चार्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और मैं आपको यहां से समझाते हुए भी चलूंगा। ठीक है, देखिए समझिए। अक्षी कंकाल तंत्र, कौन सा कंकाल तंत्र होगा मानव तंत्र में, मानव कंकाल तंत्र में? तो देखिए, अगर मान लीजिए यह क्या है, एक पूरा कंकाल तंत्र है, एस्केलेटन सिस्टम है। इसमें से आप क्या निकालिए, जो इसकी खोपड़ी दिखाई दे रही है, जो आपको कहना चाहिए सिर दिखाई दे रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा, एस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में आप क्या काम कीजिए, जो इसकी रिब्स हैं, जो इसकी पसलियां हैं, उसको ले लीजिए और उसके बाद में आप क्या ले लीजिए, इसके बाद में आप इसका जो कशेरुदंड है, वर्टिकल कॉलम है, जिसे आप अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसे ले लीजिए और अंत में आप ले लीजिए आपकी स्टर्नम। यहां पर आप मुझसे यह पूछना चाहेंगे कि सर स्टर्नम क्या होता है, तो स्टर्नम को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आपकी पसलियां होती हैं वह पीछे से निकलती हैं और पीछे से निकलने के उपरांत जो आपकी छाती के बिल्कुल बीच में आकर मिलती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर एक अस्थि पाई जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे स्टर्नम के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बातें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत कितनी कितनी अस्थियां आती हैं। तो जो हमारा एक्सियल एस्केलेटन सिस्टम है इसे हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। 4 भाग कौन कौन से देखे हमने अभी, पहला देखे हमने सिर देखे हैं, इसे सामान्य भाषा में हम किसके नाम से जानते हैं, आप बताएंगे खोपड़ी के नाम से जानते हैं, इसे हम खोपड़ी के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसे जानते हैं किसके नाम से, स्कल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, स्कल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जो खोपड़ी होती है इसमें अस्थियों की संख्या होती है 29। कितनी होती है आप बताएंगे, 29 होती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है एक्सियल एस्केलेटन सिस्टम का, वह दूसरा पार्ट आप बताएंगे कौन सा है, पसलियों के अंतर्गत याद रखना जो संख्या होती है, पसलियों की संख्या होती है वह होती है 24। लेकिन याद रखना कितने जोड़े में होते हैं, 12। कितने जोड़े में होते हैं, 12। तो आप जोड़े को काउंट नहीं करेंगे, 80 के लिए जोड़े को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे आप, 24 को काउंट करेंगे। ये पसलियां होती हैं। तीसरे नंबर में इसके अंतर्गत आता है, आप बताएंगे कशेरुदंड। तीसरे नंबर में इसके अंतर्गत आता है कशेरुदंड। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसे बोलेंगे वर्टिकल कॉलम। क्या बोलेंगे इसे, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम बोलेंगे। और वर्टिकल कॉलम में संख्या होती है अस्थियों की, आप बताएंगे 26। कितनी होती है, 26। लेकिन थोड़ा यहां पर ठहरिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा इस प्रकार से आता है कि नवजात शिशुओं में वर्टिकल कॉलम की संख्या बताइए। क्या पूछ लेता है, नवजात शिशुओं में वर्टिकल कॉलम की संख्या बताइए। ऐसी परिस्थिति में आप आंसर 26 नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 33। कितना लगाएंगे, 33 लगाएंगे। अब 33 क्यों लगाएंगे यह समझ लीजिए। एक्चुअली में मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह समझाया था कि बच्चों के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 300 प्लस होती है। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें अस्थियों की संख्या अधिक होती है। याद रखना, इसीलिए जो हमारा वर्टिकल कॉलम होता है इनकी संख्या भी बच्चों में क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन वयस्क होने पर, बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर इनकी संख्या कम होती है, वह आपस में जुड़ जाती हैं और अंततः कितनी बचती हैं, 26। कितनी बचती हैं, 26। पर आप यह याद रखिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि वर्टिकल कॉलम में अस्थियों की संख्या बताइए, तब आप आंसर क्या लगाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है याद रखिएगा 12, ऑप्शन है 24, ऑप्शन है 28, ऑप्शन है 33। ऐसी परिस्थिति में याद रखना आपको आंसर क्या लगाना है, 33। क्या लगाना है आपको, 33 लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दे और क्वेश्चन ऐसा ही पूछे आपसे कि वर्टिकल कॉलम में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, लेकिन ऑप्शन अगर आपके चेंज कर दिए जाएं और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए जाए 12, 24, 26, 29, ऐसी परिस्थिति में आप आंसर क्या लगाएंगे, ऐसी परिस्थिति में आप आंसर लगाएंगे कितने, 26। क्लियर है मेरी बातें। इसके बाद में आप यह देख लीजिए कि जो हमारा एक्सियल एस्केलेटन सिस्टम है इसके अंतर्गत जो चौथा पार्ट है वह कौन सा है, आप बताएंगे स्टर्नम। कौन सा है, स्टर्नम है। स्टर्नम में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 1। कितनी होती है, 1 होती है। इन सबको आप काउंट कर लीजिए, अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें। तो ये सब चीजें कुछ इस प्रकार से है।
चलिए इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अपेंडिकुलर एस्केलेटन सिस्टम में। अपेंडिकुलर एस्केलेटन सिस्टम को याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं आप यह देख लीजिए। पहला है अंश मेखला, अंश मेखला जिसे बोलते हैं फैक्टोरल गर्डल, फैक्टोरल गर्डल। और फिर है आप बताएंगे हैंड बोन्स, हाथ की अस्थियां, हैंड बोन्स। इसके बाद में है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला जिसे हम बोलते हैं पेल्विस गर्डल, पेल्विस गर्डल, गर्डल। और याद रखिएगा चौथे नंबर पर आती हैं आपकी लेग बोन, लेग बोन्स, बोन्स, लेग बोन्स। ठीक, क्लियर है मेरी बातें। अब याद रखिएगा जो फैक्टोरल गर्डल होता है जिसके अंतर्गत याद रखना अंश मेखला है, अंश मेखला में अस्थियों की संख्या होती है 4। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हैंड बोन्स की। हैंड बोन्स की जो संख्या होती है वह याद रखना दोनों हाथों की मिलाकर होती है 60। कितनी होती है? 60। याद रखिएगा एक हाथ में 30 तो 2 हाथ में 60। किसी के 5 हाथ होंगे तो अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है मेरी बातें? तो याद रखना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी? श्रोणी मेखला। किसकी चर्चा करते हैं? श्रोणी मेखला की। इसको हम बोलेंगे पेल्विस गर्डल। क्या बोलेंगे हम इसे? पेल्विस गर्डल। और पेल्विस गर्डल में अस्थियों की संख्या होती है 2। कितनी होती है? अस्थियों की संख्या 2 होती है। और इसके बाद में है लेग बोन्स। कौन सी है? लेग बोन्स। और लेग बोन्स में अस्थियों की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? याद रखना एक पैर में 30 तो 2 पैर में आप बताएंगे 60। कितनी होती है? 60। टोटल काउंट कर लेंगे तो कितनी निकल आएंगी? 26। कितनी निकल आएंगी? 126। कितनी निकल आएंगी? 126 निकल आएंगी। क्लियर है मेरी बातें? तो ये सारी चीजें आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी 126। अब इन सब को उठाएंगे और डिस्कशन करेंगे इनको डिस्क्रिप्टिव रूप से। क्लियर है चीजें? चलिए इसके बाद हम अक्षी कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र को और गहनता से अध्ययन में लाते हैं। देखिए अक्षी कंकाल तंत्र के अंतर्गत हमने अभी तक यह देखा है कि अक्षी कंकाल तंत्र को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 भागों में जो पहला भाग था इसे हमने कहा था सिर, स्कल या खोपड़ी। क्या कहा था हमने? सिर, स्कल या खोपड़ी कहा था। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कितनी अस्थियां आती हैं? 29। कितनी आती हैं? 29। यहां पर हमने यह देखा है कि सिर के अंतर्गत 29 अस्थियां आती हैं। अब हम यहां पर यह देखेंगे कि 29 अस्थियां सिर के अंदर कहां कहां उपस्थित होती हैं। देखिए जो सिर होता है, सिर में अगर मैं बात करूं कि ये 29 अस्थियां कहां उपस्थित होती हैं, तो सिर में सबसे पहले हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं क्रोनियम पर। किस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं? क्रोनियम पर। अब कुछ स्टूडेंट यह जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये क्रोनियम है क्या, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं क्रोनियम जो होता है एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। यहां पर आप यह जान लीजिए कि जो हमारा क्रोनियम होता है यह क्रोनियम एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। किसके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है? तो हमारे मस्तिष्क के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। अब जो क्रोनियम होता है याद रखिएगा जो क्रोनियम है, इस क्रोनियम के अंतर्गत कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप बताएंगे 8 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं क्रोनियम। और क्रोनियम में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। अब ये क्रोनियम कहां पर होता है? तो जो हमारा मस्तिष्क यहां पर है याद रखना, तो ये मस्तिष्क के ऊपर इस माथे से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? बिल्कुल पीछे तक में जाएगा। कितनी अस्थियां होंगी कुल? आप बताएंगे 8। कितनी अस्थियां होंगी? आप बताएंगे 8 होंगी। क्रोनियम के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे चेहरे की अस्थियों पर। चेहरे की अस्थियों पर, चेहरे की अस्थियों पर। चेहरे की जो अस्थियां होती हैं इनकी संख्या होती कितनी? 14। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो जो हमारा चेहरा होता है जिससे हमारे फेस का निर्माण होता है, चेहरे का निर्माण होता है, इसमें कुल मिलाकर कितनी अस्थियां होती हैं? अब बताएंगे 14। इन्हें बोलते हैं फेस बोन। क्या बोलते हैं इन्हें? फेस बोन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर? कान की अस्थियों पर। किस पर हम चर्चा करेंगे? कान की अस्थियों पर। जो हमारे कान होते हैं यहां पर अस्थियां उपस्थित होती हैं और इन अस्थियों की संख्या होती है कितनी? 6। कितनी होती है? 6। दोनों कानों को मिलाकर। कितने कानों को मिलाकर? दोनों कानों को मिलाकर। मैं बात कर रहा हूं दोनों कानों को मिलाकर।
याद रखिएगा। अब एक कान में कितनी होती हैं? 3। दोनों कानों में कितनी हो जाएंगी? 6। अब किसी के ज़्यादा कान होंगे तो अपने हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है चीज़ें? इसके बाद में याद रखना हम डिस्कशन करेंगे किस पर? हाइड पर। किस पर डिस्कशन करेंगे? हाइड पर। ये हाइड एक अस्थि होती है, कहाँ पर उपस्थित होती है? तो आपके कंठ में। कहाँ पर होती है? कंठ में। ये जो हमारा गला है याद रखिएगा, यहाँ पर उपस्थित जो अस्थि होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या होती है, आप बताएंगे कितनी? 1। कितनी होती है? 1। इन सब की कुल संख्या कितनी आनी चाहिए? 29। देख लीजिए, 14 और 8 हो गई 22, और 6 कितनी हो गई? 28, और 1 कितनी हो गई? 29। क्लियर है मेरी बातें? तो 29 अस्थियां तो हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमने देखे थे कि अक्षी कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट होता है वह होता है पसलियां। क्या होती हैं? पसलियां। और पसलियों में कुल संख्या हमने कितनी देखे थे? 24। कितनी देखे थे? 24। 24 संख्या में होती हैं पसलियां, लेकिन याद रखिएगा जोड़े में कितनी हो जाएंगी? जोड़ी में हो जाएंगी 12। कितनी हो जाएंगी? 12। तो आपको 12 को काउंट नहीं करना, कितने करना है आप बताएंगे? 24 को काउंट करना है। ठीक है। अब ये पसलियां कैसी होती हैं? तो याद रखना, जो आपकी पसलियां होती हैं वह आपके पिछला जो हिस्सा है, कशेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां से निकलती हैं, पीछे से निकलती हैं, और कहां पर आती हैं? आपके सामने में, छाती में आकर जुड़ जाती हैं। अब जिस स्थान पर जुड़ती हैं मैं बता चुका हूं, उसका नाम क्या है? स्टर्नम। क्या नाम है उसका? स्टर्नम नाम है। कितनी संख्या में होती हैं पसलियां? आप बताएंगे 24 होती हैं। तीसरे में चलते हैं, तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमने देखे थे, क्या था? आप बताएंगे स्टर्नम। क्या था? स्टर्नम। स्टर्नम में संख्या कितनी थी? आप बताएंगे 1। कितनी है? 1। ये स्टर्नम कहाँ उपस्थित होता है? तो आपकी छाती में उपस्थित होता है। जो पीछे से रिब्स निकली हैं, पसलियां निकलकर सामने आती हैं, तो वो हमारे याद रखिएगा इस स्टर्नम में आकर जुड़ जाती हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो यह स्टर्नम है, हमारी छाती में यह मौजूद होता है। चौथे पार्ट के रूप में हम डिस्कस करेंगे किसको? कशेरुदंड को। कशेरुदंड को। और कशेरुदंड को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के नाम से जानते हैं। और वर्टिबल कॉलम की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे 26। कितनी होती है? 26 होती है। लेकिन याद रखिएगा इसकी संख्या नवजात शिशुओं में कितनी होती है? आप बताएंगे 33। कितनी होती है? नवजात शिशुओं में 33 होती है। क्लियर है मेरी बातें? अब याद रखना, आपको 26 काउंट करनी है, 1 काउंट करनी है, 24 काउंट करनी है, और 29, और कुल आंसर कितना निकालना है आपको? 80। कितना निकालना है? 80। तो हमने देख लिए कि सिर के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी हो गई थी? आप बताएंगे 29। पसलियों में कितनी हो गई? पसलियों में आप बताएंगे कितनी हो गई हैं? 24। फिर इसके बाद में हमने देख लिए स्टर्नम। किस में देख लिए? स्टर्नम में कितनी हो गई हैं? 1। और इसके बाद में हमने किस पर देख लिए? डिस्कशन कर लिए हैं कशेरुदंड या वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम की संख्या कितनी होती है? आप बताइएगा कितनी होती है? वर्टिबल कॉलम की संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। कुल मिलाकर राइट आंसर आ जाएगा, आप बताएंगे 80। कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है मेरी बातें? तो यहां खत्म हुआ हमारा अक्षी कंकाल तंत्र, जिसे हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा उपांगी कंकाल तंत्र। यहां पर देखिएगा, जो उपांगी कंकाल तंत्र है इसे भी याद रखिएगा, अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। अब 4 भागों के अंतर्गत जो पहला भाग होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे। जो हमारी अंश मेखला, किसके नाम से जानते हैं हम इसे? अंश मेखला के नाम से। इसका जो पहला भाग होता है उसे जानते हैं हम अंश मेखला के नाम से। और इसमें अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे 4। कितनी होती है? 4। और याद रखिएगा इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। क्या बोलते हैं इसे? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के नाम से इसे जानते हैं। पेक्टोरल गर्डल के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अंश मेखला के नाम से भी जानते हैं। कितनी अस्थियां होती हैं इसमें? कुल मिलाकर 4। कितनी होती हैं? 4। इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, उन्हें हम जानते हैं हैंड बोन्स या हाथ की अस्थियां। हाथ की अस्थियां, या इन्हें हम बोलते हैं
हैंड बोन्स, क्या बोलते हैं, हैंड बोन्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इनकी संख्या होती है 60। कितनी होती है? 60। लेकिन 60 किस आधार पर? तो दोनों हाथों के आधार पर, दोनों हाथों के आधार पर, दोनों हाथों के आधार पर कितनी संख्या होती है इनकी, आप बताएंगे। 60 कितनी होती है? 60 होती है। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो कुल मिलाकर 60। इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट होता है उसे हम जानते हैं किसके नाम से? पेल्विक गर्डल। किसके नाम जानते हैं? पेल्विक गर्डल के नाम से, गर्डल के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में नाम मिलता है श्रोणी मेखला। क्या मिलता है? श्रोणी मेखला मिलता है। यह श्रोणी मेखला हो गई। और याद रखिएगा इसमें संख्या होती है कितनी? 2। कितनी होती है? 2। तो ये 2 हो गई हैं, जानकारी आपको होना चाहिए। और इसके बाद जो चौथा इसका पार्ट होता है उन्हें हम बोलते हैं लेग बोन्स। लेग बोन्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं, बोन्स के नाम से जानते हैं। और इन्हें हम कहते हैं हिंदी में पैर की अस्थियां। पैर की अस्थियां। और दोनों पैरों की मिलाकर अस्थियां हो जाती हैं, आप बताएंगे 60। एक पैर पे 30 और दूसरे पैर पर 30। क्लियर है मेरी बातें? तो इस क्रम से आप चीज़ों को याद रखिएगा। मैंने कहा अंश मेखला या फैक्टोरल गर्डल, इसकी संख्या होती है 4। हाथ की अस्थियों की संख्या होती है 60। पेल्विक गर्डल की संख्या होती है 2। और याद रखना लेग बोन्स की संख्या होती कितनी? 60। कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी हमारी? 126। कितनी संख्या हो जाएगी? 126 में संख्या में हो जाएंगी। क्लियर है मेरी बातें यहाँ तक? चलें आगे, तो इसके बाद और आगे डिस्कशन करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमने यह देखा है कि जो हमारा अंश मेखला था या अंश मेखला थी, अंश मेखला थी, अंश मेखला, जिसे हमने नाम दिए थे पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल। इसमें अस्थियों की संख्या कितनी हो गई थी? 4। कितनी हो गई थी? 4। अब इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं हाथ की अस्थियों पर, हाथ की अस्थियों पर, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? हैंड बोन्स। क्या नाम देंगे? हैंड बोन्स हम इन्हें नाम देंगे। और हैंड बोन्स की संख्या हमने कितनी देखे? दोनों हाथों की मिलाकर 60। कितनी देखे हैं? 60। मैं अभी यहाँ पर आपको काउंट कराने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? अब यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझिएगा विस्तृत रूप से। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे हमारी हाथ की अस्थियों पर। और एक हाथ में कितनी अस्थियां होंगी? 30। दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60। यहाँ पर जो एक अस्थि पाई जा रही है इसको हम नाम देते हैं ह्यूमरस। क्या नाम देते हैं? ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी है? अब बताएंगे 1। इसके बाद में आप याद रखिएगा, अगर आप हाथ को कुछ इस तरह से रखते हैं और रखने के बाद में जो आपको ऊपर अस्थि दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। तो याद रखना यहाँ पर 2 अस्थियां होती हैं, जो ऊपर दिखाई दे रही है मोटी वाली होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। और इसके नीचे जो यहाँ पर छोटी वाली अस्थि दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। क्लियर है चीजें? अब याद रखना कितनी कितनी हो गई हैं? 1, 1 और 1, 3 हो चुकी हैं। अब याद रखना जो आपका हाथ यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर जो आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है ना, यहाँ पर होता है, आप बताएंगे कार्पसेल्स। यहाँ पर क्या होती है? कार्पसेल्स। और कार्पसेल्स में कितनी संख्या होती है अस्थियों की? 8। कितनी होती हैं? 8। अब 8 किस प्रकार से होती समझिएगा। यहाँ पर 8 अस्थियां हैं, यहाँ पर कितनी अस्थियां हैं? 8। अब 8 किस प्रकार से है यह समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक अस्थि इस प्रकार से, एक अस्थि इस प्रकार से, एक अस्थि इस प्रकार से, एक अस्थि इस प्रकार से। इसी प्रकार से याद रखना 5, 6, 7 और ये 8। ये कहाँ पर मौजूद है? ये कहाँ पर मौजूद है? आपके यहाँ पर हैंड में मौजूद है। क्लियर है मेरी बातें? और इन 8 हड्डियों की वजह से ही आपकी जो हाथ है, ये जो कलाई है, इसकी मूवमेंट हो पा रही है। इसे हमने क्या नाम दी है? कार्पसेल्स। इसे हमने क्या नाम दिए हैं? कार्पसेल्स नाम दिए हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो ये क्या हो गई? आपकी कार्पसेल्स अस्थियां हो गई हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपकी हथेली है, लेकिन पिछला हिस्सा, हथेली वाला ये हिस्सा है, इसकी ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं।
इसको हम बोलते हैं मेटाकार्प सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्प सेल्स। इसमें अस्थियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। अब 5 कैसे होती है यह जान लीजिए, याद रखना। तो सबसे पहले एक अस्थि आपको दिखाई दे रही है, ये एक, ये जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठे के ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पर एक अस्थि हो गई। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी अस्थि हो गई, यहाँ पर तीसरी, चौथी और पांचवी। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से एक अस्थि निकलेगी, फिर यहाँ से एक अस्थि निकलेगी, यहाँ से एक अस्थि, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो कितनी हो गई हमारी अस्थियां? 5। तो याद रखना, इसको हमने क्या नाम दिए थे? कार्प सेल्स। इसको हमने क्या नाम दिए हैं? मेटाकार्प सेल्स। इसे क्या नाम दिए हमने? मेटाकार्प सेल्स नाम दिए हैं। क्लियर है मेरी बातें? अब इसके बाद में आ जाइए आपकी उंगलियों में। आपकी उंगलियों में आपकी जो उंगलियां होती हैं इन्हें नाम देते हैं फैलेंजस। क्या नाम देते हैं? फैलेंजस। क्या नाम देते हैं? याद रखिएगा, आपकी जो उंगलियां होती हैं इन्हें नाम देते हैं फैलेंजस। क्या नाम देते हैं? फैलेंजस नाम देते हैं। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये हो गई। और इसके बाद में जो आपकी उंगलियां होती हैं फैलेंजस, ये इस प्रकार से हैं। ठीक, ये 5 आपकी उंगलियां हैं। अब ये 5 उंगलियों में कितनी अस्थियां होती हैं? 14। कितनी होती हैं आप बताएंगे? 14। अब 14 कैसे होती समझ लीजिए। तो याद रखना, ये आपके इसमें कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई हैं? 2। अब ये बाकी बची 4 उंगलियां, तो याद रखना, इसमें 1, ये 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी हो गई यहाँ पर? 12। 12 और 2 कितनी हो गई? 14। क्लियर है मेरी बातें? तो आपका जो फैलेंजस है, फैलेंजस में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? आप बताएंगे 14। कितनी हो जाती है? 14। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो डायग्राम बनाने में। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिए थे? ह्यूमरस। क्या देख लिए थे हमने? ह्यूमरस। तो पहली अस्थि का नाम क्या था? तो हमने पहली अस्थि का नाम क्या देखे हैं? ह्यूमरस। क्या ना देखे हैं? ह्यूमरस देख लिए हैं। ह्यूमरस की संख्या कितनी है आप बताएंगे? 1। दूसरी अस्थि हमने देखे थे, आप बताएंगे रेडियस। क्या देखे थे हमने? रेडियस देखे थे। रेडियस की संख्या कितनी है आप बताएंगे? 1। फिर क्या थी हमारी? अल्ना। फिर क्या थी हमारी? अल्ना। अल्ना की संख्या कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। इसके बाद में हमने देख लिए कार्प सेल्स। क्या देख लिए हमने? कार्प सेल्स। और कार्प सेल्स की संख्या कितनी है आप बताएंगे? 8। कितनी है? 8। इसके बाद में 5वें नंबर में हम देखेंगे मेटा कार्प सेल्स। मेटा कार्प सेल्स, इसकी संख्या कितनी आप बताएंगे? 5। कितनी है? 5। 6वें नंबर पर आप देखेंगे जो हमारी उंगलियों की अस्थियां होती हैं इन्हें हम बोलते हैं फैलेंजस। क्या बोलते हैं इन्हें? फैलेंजस, या कुछ जगहों पर आपको फैलेंजज नाम मिल जाएगा। कितनी अस्थियां होती हैं इनमें? कुल मिलाकर 14। कितनी होती हैं? 14। काउंट कर लीजिए, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 30। कितनी होनी चाहिए? 30। कहां से कहां तक? ह्यूमरस से। कहां से? ह्यूमरस से। तो याद रखिए ये कितनी हो गई हैं? 3। इसके बाद में आप देख रहे हैं कितनी हो गई हैं? ये 5। 3 और 5 कितनी हो गई? 8। 8 दूनी 16 और 14 कितनी हो गई हमारी? 30। तो ये अस्थियां हो गई हमारी किसकी? हाथ की। किसकी हो गई हैं? हाथ की। तो हाथ में अस्थियों, एक हाथ में अस्थियों की संख्या हो गई 30, तो 2 में कितनी हो जाएंगी आप खुद बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कितनी? 60। क्लियर है चीजें? इसके बाद में हम बात करना चाह रहे हैं, अंश मेखला हो गया हमारा, और फिर क्या हो चुका है हमारा कंप्लीट, आप बताएंगे हैंड बोन्स। इसके बाद हम चर्चा करना चाह रहे हैं श्रोणि मेखला पर, और श्रोणि मेखला को इंग्लिश में नाम देते हैं पेल्विक गर्डल। क्या नाम देते हैं? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बोलते हैं, ये पेल्विक गर्डल है। इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? 2। कितनी होती है? 2। कहां पर होता है पेल्विक गर्डल? तो जो हमारी कमर होती है, कमर याद रखना, कमर की जो अस्थियां होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बातें? इसके बाद में आप देखिए कि जो चौथा पार्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वह है, आप बताएंगे, पैरों की अस्थियां। किसकी अस्थियां? पैरों की अस्थियां। और पैरों की अस्थियां जो होती हैं इनकी संख्या होती है 60। कुल मिलाकर 60, यानी एक पैर में 30 और दोनों पैर में कहना चाहिए 60। अब याद रखिएगा किस प्रकार से होती हैं ये 60, इनको देख लेंगे। तो एक पैर में याद रखना किस प्रकार से होंगी, यह देखिए यहाँ पर आप एनिमेशन भी देख रहे होंगे। जो हमारी जांघ की अस्थि होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं आप बताएंगे? फीमर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी, क्या है आप बताएंगे? सबसे लंबी अस्थि है। सबसे छोटी कौन सी थी? स्टेपिस। कौन सी थी? स्टेपिस। कहां पर थी आप बताएंगे? कान में। कहां पर थी? कान में थी। इसके बाद में आप देख लीजिए जो हमारा घुटना है, और घुटने में जो कटोरी नुमा संरचना है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पटेला। किसके नाम से जानते हैं? पटेला। तो 2 अस्थियां हो चुकी हैं। पहली हो चुकी है फीमर
फीमर, दूसरी हो चुकी है पटेला। क्लियर है मेरी बातें? पटेला के आप नीचे जाइए, पटेला के नीचे आपको दो अस्थियां मिलती हैं। पटेला के नीचे आपको दो अस्थियां दिखाई देंगी। पहली अस्थि का नाम है टिबिया और दूसरी अस्थि का नाम है फिबुला। कौन सी हैं? टिबिया और फिबुला। तो हमने शुरुआत की है किससे? फीमर से। पहले हमने देखे हैं फीमर, फिर हमने देखे पटेला, फिर हमने देखे हैं टिबिया और फिर हमने देखे हैं फिबुला। क्लियर है चीजें? तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला कितनी हो चुकी हैं? 4 पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा टार्सल्स। क्या मिलेगा? टार्सल। टार्सल्स वास्तव में वहां मौजूद होता है जहां पर आपकी एड़ियों की मूवमेंट होती है। मान लीजिए ये आपकी एड़ी है और इसके ऊपर में आपका लेग है, तो याद रखना जो आपकी मूवमेंट होती है वह मूवमेंट याद रखना किस वजह से होती है? टार्सल्स की वजह से होती है। और टार्सल्स की संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? 7। कितनी होती है? 7 होती है। अब आप टार्सल्स से जब नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर आपको आपका पैर दिखाई देगा। पैर में आपको उंगलियों में नहीं जाना है, उंगलियों के पीछे जाना है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स बोलते हैं। और मेटाटार्सल्स में संख्या होती है अस्थियों की 5। कितनी होती है? 5। किस तरह से होती है 5? यह देख लीजिए। मान लीजिए यह हमारा टार्सल्स है, तो टार्सल्स में एक अस्थि ऐसी आएगी, दूसरी अस्थि यहां से आएगी, तीसरी अस्थि यहां से, चौथी अस्थि यहां से और पांचवी अस्थि यहां से। क्लियर है मेरी बातें? तो ये हो गई बात किसकी? टार्सल्स की। अब आगे बढ़ जाइए और आपकी पैरों की उंगलियों में चले जाइए। पैरों की उंगलियां जो होती हैं वहां पर अस्थियों की संख्या होती है, आप बताएंगे 14। कितनी होती हैं? 14। इसे हम एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमने अस्थि डिस्कस किए हैं उसका नाम है फीमर। क्या नाम है आप बताएंगे? फीमर। और फीमर की संख्या कितनी होती है? 1। और यह मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। क्लियर है चीजें? फीमर के बाद में हमने जो अस्थि देखे हैं उसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला। पटेला याद रखना जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने में जो याद रखना कटोरी नुमा जो संरचना होती है उसे हम पटेला बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी है आप बताएंगे? 1। कितनी है आप बताएंगे? 1। इसके बाद में याद रखिएगा पटेला से आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देती है टिबिया। क्या दिखाई देती है? टिबिया दिखाई देती है। और टिबिया की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। इसके बाद में याद रखना क्या दिखाई देगा आपको? फिबुला। क्या दिखाई देगी आपको? फिबुला दिखाई देगी। और फिबुला की संख्या होती है कितनी? 1। कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। और जब फिबुला से हम आगे बढ़ते हैं पैर में तो याद रखना हमको क्या दिखाई देता है? टार्सल्स। क्या दिखाई देते हैं? टार्सल्स दिखाई देते हैं। और टार्सल्स में याद रखना जो अस्थियों की संख्या होती है वह होती है 7। कितनी होती है? 7। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मेटाटार्सल्स पर। मेटाटार्सल्स पर। और मेटाटार्सल्स में संख्या होती है अस्थियों की 5। कितनी होती है? 5। जब हम मेटाटार्सल से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती हैं अपने पैरों की उंगलियां। और पैरों की उंगलियों को हम यहां पर नाम देते हैं, आप बताएंगे फिलालेंज। क्या देते हैं? फिलालेंज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और फिलालेंज की संख्या कितनी होगी आप बताएंगे? 14। कितनी होगी? 14। अब यहां पर अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी यह कुल मिलाकर? आप बताएंगे 30। कितनी हो जाएंगी? 30। और अगर एक पैर में 30 होगी तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी? दोनों पैरों में 60। कितनी हो जाएंगी? 60। अब थोड़ा सा रुकिए और यहां पर चर्चा हम करना चाहेंगे। देखिए हमने अंश मेखला में कितनी अस्थियां देख लिए थे? 4। फिर हमने हाथों की अस्थियां में कितनी देख लिए हैं आप बताएंगे? 60। तो याद रखना कितनी हो गई? 60। फिर हमने श्रोणी मेखला में कितनी देख लिए हैं? 2। और हमने पैरों की अस्थियों में कितनी देख लिए हैं? 60। तो हम इनको काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इन सबको काउंट करना चाह रहे हैं। काउंटिंग हम इस प्रकार से करेंगे। जो हमारी अंश मेखला दिखाई दी, अंश मेखला में कितनी अस्थियां हैं आप बताएंगे? अंश मेखला के अंतर्गत अस्थियों की संख्या है 4। इसके बाद में याद रखिएगा जो हमारी हाथों की अस्थियां हैं, हैंड बोन्स होती हैं, हैंड बोन्स की संख्या कितनी है आप बताएंगे? 60। इसके बाद में जो हमारी श्रोणी मेखला है, पेल्विक गर्डल है, इसमें संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। और जो हमारी लेग बोन्स होती हैं, जो हमारी लेग बोन्स होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है आप बताएंगे? 60। तो 60 120 और जो 6 जोड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 126। क्लियर है मेरी बातें? तो जब हम 126 को एक्सियल स्केलेटन की 80 अस्थियों में जोड़ते हैं तो कितनी अस्थियां हमें दिखाई देती हैं आप बताएंगे? 206 अस्थियां हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने पूरे कंकाल तंत्र को डिस्कशन किया है। तो यह रहा कंकाल तंत्र का फुल डिटेल एनालिसिस। आगे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।